गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यू लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 38, दैट इज़ लोक अदालत एंड द अदर कोर्ट्स। ये चैप्टर नंबर 38 किसका है? तो भाई एम लक्ष्मीकांत सर जो हैं उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उसका है। इसका मतलब ये 38 चैप्टर है, इसका मतलब इससे पहले जो 1 to 37 है वो कहाँ है? तो वो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग ले चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट से क्या है सेव की गई है, उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हैं इन चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, ऑलराइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। देखिए आज का जो हमारा चैप्टर्स है उसका टाइटल है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब होता क्या है एक्चुअल में अगर हम बात करें। देखिए हमारी रेगुलर कोर्ट है, हमें पता है पिरामिडल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट है, देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ये सारी कोर्ट हैं। बट ये सारी जो कोर्ट हैं जिनको हम रेगुलर कोर्ट बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, हम देखते हैं कि भाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हैं, CRPC जो है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही टाइम के साथ साथ मनी यानी कि रिसोर्सेज का कंजम्पशंस भी बहुत आता है। और वही सनी देओल का जो डायलॉग है तारीख पे तारीख, वो वाला सिस्टम हमें देखने को मिलता है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको क्या है, रेगुलर कोर्ट में जाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो उसी के लिए इन रेगुलर कोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे हमें बिजीएस्ट माहौल देखने को मिलता है, केस बहुत सारे होते हैं पेंडिंग, तो इन कोर्टों के अलावा कुछ और भी ऐसे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म एस्टेब्लिश किए गए। उनमें से जो सबसे बेस्ट कहीं देखने को मिलता है हमें, वो वाला क्या है हमें देखने को मिलता है, तो वो है हमारा ये लोक अदालत। जो क्या होती है, एक टाइप की अदालत यानी कि कोर्ट ही होती है, बट उसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है वो क्या है, एक हम बोल सकते हैं रेगुलर प्रोसीडिंग है, जिसके अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स के थ्रू जो प्रोसीजर फॉलो की जाती है वो प्रोसीजर नहीं फॉलो की जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये टाइमली क्या होती है, बहुत ही स्पीडी कोर्ट्स होती हैं। इसके अंदर कोई रेगुलर प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी एज सच हम बोल सकते हैं कि चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और फास्टेड वे में क्या होता है, जस्टिस हमें डिलीवर किया जाता है। उसी को बोलते हैं हम लोक अदालत। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि फास्टेस्ट क्या किया जाए, स्पीडी जस्टिस डिलीवर किया जा सके। ये अलग अलग हमको क्या देखने को मिलती है, स्टेट्स के अंदर अलग अलग टाइप की नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू हमें अलग अलग टाइप की लोक अदालत वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग स्टेट्स में। ऑलराइट, देखिए जब हम बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 है जो कि DPSP का पार्ट है, पार्ट 4 के अंदर। पता है हमें आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जो DPSPs देखने को मिलते हैं, इन्हीं के अंदर आर्टिकल 39A देखने को मिलता है, जो क्या बात करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है। किन के लिए भाई, पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनको क्या मिलना चाहिए, फ्री लीगल एड, यानी कि उनको फ्री के अंदर लीगल एड्स हो गया, यानी कि उनको जो भी केस वगैरह लड़ना होता है तो उसके लिए जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए जो सहायता की जाती है वो क्या है, फ्री में मिलनी चाहिए। किसको, पुअर और वीकर सेक्शन को। ये हमारा 39A आर्टिकल बात करता है। इसी के साथ हमारे आर्टिकल 14 और 22 ये भी क्या बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड अ लीगल सिस्टम विच प्रमोट द जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो ये इन्हीं के बेसिस पर भाई ये सारे आर्टिकल्स हैं। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए, इन्हीं आर्टिकल्स के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए क्या किया गया, 1987 के इर्द गिर्द एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट का नाम था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो कि कब लाया गया, 1987 में। इसके थ्रू क्या किया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ बनाई गई। और ये जो है इम्प्लीमेंट कब किया गया, तो अराउंड हमें 9 नवंबर 1995 के अंदर इस एक्ट को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इस एक्ट के बेस पे क्या की गई, अलग अलग अथॉरिटीज़ बनाई गई, जिसमें से एक अथॉरिटीज़ थी, ये एक्ट जो था उसका नाम क्या था, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था। और इसी के बेस पे एक अथॉरिटी नेशनल लेवल पे बनाई गई जिसको बोला गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसको हम NLSA भी कहते हैं। ऑलराइट, ये अथॉरिटी का काम क्या था, टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लीगल एड प्रोग्राम्स एंड टू ले डाउन द पॉलिसीज़ एंड द प्रिंसिपल फॉर मेकिंग द लीगल सर्विस अवेलेबल अंडर द एक्ट। द पॉलिसीज़ बनाना और उसके ऊपर ट्रैक करना क्या नेशनल लेवल पे, तो वो क्या था, इस अथॉरिटी का काम था, जो कि किसके अंदर बनाई गई थी, लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 के थ्रू बनाई गई थी। इसके अलावा चलो ये तो नेशनल लेवल पे, इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग लेवल के अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि स्टेट लेवल पे हम देखें तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो कि हमें देखने को मिलती है एवरी हाई कोर्ट्स के अंदर।
इसके अलावा हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटीज़ भी देखने को मिलती है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ भी है, तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ भी हैं। तो ये सब क्या है भाई, नेशनल से लेकर के स्टेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट से लेकर के तालुका लेवल तक की ये क्या है, सर्विसेज अथॉरिटीज़ है, जो क्या करती है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। और भी हम देखेंगे किन किन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये क्या करती है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। यानी कि इनको केस लड़ने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग लेवल पे वीकर और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमको सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटीज़ देखने को मिलती है, जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी टू एडमिनिस्ट्रेट एंड द इम्प्रूवमेंट इन द लीगल सर्विस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए। नालसा का मेन काम क्या है, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है, जो कि लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987 के तहत बनाई गई थी। इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है कि भाई पॉलिसीज़ को क्या करना, बनाना, कुछ ऐसे प्रिंसिपल और गाइडलाइंस जो हैं उनको क्या करना, फॉर्म करना और फ्रेम करना इफेक्टिव एंड द इकोनॉमिकल स्कीम। किसके लिए, तो स्टेट और उसके नीचे की जो डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी उनके लिए। तो इनका मेन काम तो नेशनल लेवल पे क्या है, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम को फ्रेम करना और इनको दे देना, फिर ये क्या करें, उन्हीं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इफेक्टिवली यूज़ करें टू प्रोवाइड द फ्री लीगल एड टू द डिफरेंट पुअर एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो हमें देखने को मिलती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुकास, ये सब क्या करती हैं, तो दे हैव बीन आस्क हो गया टू डिस्चार्ज द वेरियस फंक्शंस। और ये फंक्शंस क्या है, जो इस लेवल की अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल की अथॉरिटी, इनको कौन कौन से काम जो हैं, वर्क जो हैं, वो क्या किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं, काम करने होते हैं। तो इनको क्या काम करना होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हो गई या डिस्ट्रिक्ट हो गई या तालुका लेवल की होगी, तो इनको काम करना होता है फ्री। एक तो क्या करना होता है, फ्री और द कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। किसको, जो एलिजिबल पर्सन होते हैं उनको। एलिजिबल कौन होते हैं वो हम देखेंगे अभी। इसके अलावा उनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है लोक अदालत, ताकि डिस्प्यूट जो है उसको सेटल किया जा सके। इनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है लीगल अवेयरनेस कैंप रूरल एरियाज़ के अंदर, ताकि लीगल अवेयरनेस लोगों को आ सके। और ये फ्री लीगल सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे इन अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो जो हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसके अंदर कोर्ट की जो पेमेंट होती है, कोर्ट फ़ीस होती है, प्रोसेस फ़ीस होती है, अदर जो चार्जेस होते हैं जो पेएबल होते हैं, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, डिफरेंट वीकर सेक्शन को ये अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। तो उन जो वीकर सेक्शन है उनको पैसे देने की ज़रूरत होती नहीं है, वो कोर्ट फ़ीस हो या फिर प्रोसेस फ़ीस हो, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सर्विस ऑफ द लॉयर जो भी होती है वो भी चार्जेस इन्हीं को देने होते हैं। ऑब्टेनिंग इन द सप्लाई ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द ऑर्डर एंड द अदर डॉक्यूमेंट इन द लीगल प्रोसीडिंग, वो भी कौन है, ये अथॉरिटीज़ ही प्रोवाइड करती है। प्रिपरेशन ऑफ द अपील पेपर बुक इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इन लीगल प्रोसीडिंग, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी कौन प्रोवाइड करता है, ये अथॉरिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। यानी कि जो वीकर सेक्शन है जिनको ये एड मिल रही है उनको ये कुछ भी अपने जेब से पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अथॉरिटीज़ ही उनके सारे एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर क्या करती है, बियर करती हैं। अब कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो ऐसे सेक्शन में आती है वुमेन और चिल्ड्रंस हैं, SC/ST कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, विक्टिम्स ऑफ द मास डिज़ास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए, कुछ डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए, पर्सन जो कस्टडीज़ में हैं उनके लिए, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं, बेगर्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ ऐसे पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस अगर प्रोवाइड करनी हो तो ये लिमिट को 5 लाख कर दी, यानी 1 लाख से कम अगर एनुअली कमाते हैं जो परिवार, उनको भी फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करने की बात होगी तो वो लिमिट जो है वो 5 लाख तक कर दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसमें साथ खाली ज़्यादातर हम देखेंगे वीकर सेक्शन वुमन है, चिल्ड्रन है, डिसेबल है, विक्टिम्स है, उन सभी को क्या है ये फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। किसके द्वारा, तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। और इसकी गाइडलाइंस कौन रेडी करता है, रूल्स रेगुलेशन वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी करती है, फिर इनको देती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। किस एक्ट के थ्रू, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के थ्रू ऑफ 1987। ऑलराइट,
तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर हमसे बात करें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट क्या है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोक अदालत की बात करते हैं। वो भी क्या था, इससे पहले जो हमने देखा वो भी क्या था, एक लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो भी एक टाइप का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म ही था। वैसे ही हमें देखने को मिलता है लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत की अगर हम बात करें तो लोक अदालत के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोला जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट से इसकी डिफ़ाइन किया है उसको कि भाई लोक अदालत होती क्या है। तो लोक अदालत जो होती है वो क्या होती है, एक टाइप का ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे एंशियंट इंडिया के अंदर प्रिवेल था। ओल्ड टाइप का एडजुडिकेशन है, केस को निपटाने का एक मैकेनिज्म जो हमारे एंशियंट टाइम में भी हमें देखने को मिलता है। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। लोक का मतलब लोक, पीपल्स, अदालत का मतलब कोर्ट, तो पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। ये किसके बेस पे, तो गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे। भाई गांधी जी भी क्या चाहते थे कि ये जो डिस्प्यूट हैं वो क्या किया जा सके, मीडिएशंस के थ्रू, कंसिलिएशंस के थ्रू, सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व किया जा सके। और ये लोक अदालत क्या करती है, वही करती है, यानी गांधीयन प्रिंसिपल पे देखने को मिलती है। और एक टाइप का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम देखने को मिलता है लोक अदालत के फॉर्म में। हमें पता है भाई इंडियन कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ये सारी कोर्ट क्या है, केसेस से ओवरबर्डन देखने को मिलती है। और इनके अंदर जो केसेस होते हैं वो लेंदी, यानी कि बहुत ही लेंदी होते हैं, एक्सपेंसिव भी देखने को मिलती है, और एक लॉन्ग ईयर की टीडियस प्रोसेस देखने को मिलती है। इसीलिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के थ्रू इनको जो जस्टिस हैं वो क्या एकदम स्पीडी प्रोवाइड किया जा सके और इन एक्सपेंसिव वे में भी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। इसीलिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया है। लोक अदालत में केसेस जो हैं वो कब फाइल किए जा सकते हैं, तो भाई कोई भी कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग है वो उनको भी लोक अदालत में लाया जा सकता है। और प्री लिटिगेशन स्टेज, यानी कि कोर्ट में अभी तक गया भी नहीं हो केस, तब भी लोक अदालत के अंदर वो केस को फाइल किया जा सकता है। तो दो लेवल पे किया जा सकता है। एक तो प्री लिटिगेशन, यानी कि कोर्ट में, रेगुलर कोर्ट में वो गया भी नहीं है केस, उनको भी हम लोक अदालत के अंदर फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर उनको भी लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। ऑलराइट, इसके बाद अलावा अगर हम बात करते हैं लोक अदालत की, तो लोक अदालत जो है वो जस्टिस किस तरीके से प्रोवाइड करती है, तो भाई वायबल मैनर में, इकोनॉमिक मैनर में, एफिशिएंट एंड इनफॉर्मल वन के थ्रू क्या करती है, लोक अदालत जस्टिस प्रोवाइड करती है। इसके अंदर क्या होता है, दोनों कोई एक पार्टी जीतती है, कोई एक हारती है, ऐसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में सेटलमेंट होता है, तो कोई हार जीत जैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पे ना ही कोई विक्टर्स होता है, ना ही कोई वैंक्विज होता है। थर्स देयर इज़ नो रैंकुअर, यानी ना कोई जीता है ना कोई हारा है, दोनों के बीच में सेटलमेंट करवाती है क्या, लोक अदालत। बहुत ही इनफॉर्मल, चीप और एक्सपीडियस जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, कि भाई जो भी है दोनों के बीच में नेगोशिएशंस के थ्रू, कंसिलिएशंस के थ्रू क्या किया जा सके, प्रॉब्लम जो है दो पार्टीज़ के बीच में वो सॉल्व की जा सके, कॉमन सेंस का यूज़ करके और ह्यूमन अप्रोच फॉलो की जा सके। तो इन सब के थ्रू क्या है, लोक अदालत के केसेस जो हैं उनको निपटाया जाता है। ऑलराइट, इसके अलावा देखो जब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की कि लोक अदालत के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो देखिए पहली जो लोक अदालत थी, कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट जो लोक अदालत थी वो गुजरात में एस्टेब्लिश की गई थी वे बैक इन 1982 के बाद। 1982 में फर्स्ट लोक अदालत गुजरात में आई थी। फिर क्या किया, यही कॉन्सेप्ट को अलग अलग, ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल हुआ गुजरात में, तो इसको अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, उस समय क्या देखने को मिलता था कि दिस इंस्टीट्यूशन वॉज फंक्शनिंग एज अ वॉलेंटरी एंड कंसिलिएटरी एजेंसी विदाउट एनी स्टेचुटरी बैकिंग। उस समय इसके ऊपर, यानी इसको कोई भी लॉ के थ्रू बैकिंग नहीं किया गया था, यानी स्टेचुटरी बैकिंग नहीं थी। बट लेटर ऑन क्या किया गया है, लोक अदालत जो है उसको स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा। तो अभी क्या है, लोक अदालत जो है कि स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया इसको अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो स्टेचुटरी स्टेटस दिया गया इसको, ऐसा नहीं है कि नॉन स्टेचुटरी स्टेटस है किसको, लोक अदालत को। तो ये भी हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्ट हैं लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987, इसमें कुछ प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत। किस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है हमको लोक अदालत का, किस में लिखा गया है, ये वाले एक्ट में, दैट इज़ लीगल सर्विस एक्ट ऑफ 1987। देखिए ऑलराइट, तो क्या बात करता है ये एक्ट जो है लोक अदालत के बारे में कि भाई देखो लोक अदालत जो है वो हमें पता है कि हमें लास्ट
टॉपिक के अंदर देखना कि भाई स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट की भी लीगल सर्विस कमेटी है, ये सारी, और तालुका लीगल सर्विस कमेटी भी देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। ये सारे लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जो समय और जो टाइम प्लेस इनको ठीक लगता है उस बेसिस पे। तो ये सारी अथॉरिटीज़ क्या करेगी, लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकती है, लोक अदालत सेटअप कर सकती है। इसके अलावा जो लोक अदालत होगी उसके अंदर कौन होंगे चेयरमैन, उसके किस तरीके से काम करेगी वो। तो भाई एवरी लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज फॉर एन एरिया शैल कंसिस्ट ऑफ सच अ पर्सन ऑफ, कौन कौन होंगे इसमें, सर्विंग और रिटायर्ड जजेस और जुडिशियल ऑफिसर होंगे, और अदर परमानेंट ऐसे पर्सन्स भी हो सकते हैं ऑफ द एरिया एज में भी स्पेसिफाई बाय द एजेंसी ऑर्गेनाइज सच लोक अदालत। भी ऑर्गेनाइज करने वाली जो एजेंसी है वो कौन हो सकती है। अभी देखा हमने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लीगल सर्विस और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस, ये लोग क्या करेंगे, लोक अदालत को सेटअप करेंगे। इसके अंदर कौन होगा, तो भाई एज ए चेयरपर्सन के तौर पे रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर हो सकते हैं, और अदर पर्सन भी हो सकते हैं इसके मेंबर। पर कौन होंगे, कौन डिसाइड करेगा, ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करेगी, जो भी लोक अदालत बना रही है वो अथॉरिटी। ठीक है। और अगर जनरली हम बात करें तो लोक अदालत जो हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमें, भाई जुडिशियल ऑफिसर देखने को मिलता है एज अ चेयरपर्सन, और हमें अदर भी क्या है मेंबर्स देखने को मिलते हैं जो कि लॉयर्स होते हैं, जनरली एडवोकेट होते हैं, कुछ सोशल वर्कर्स भी होते हैं। तो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं चेयरपर्सन, और कई बार क्या होते हैं लॉयर और सोशल वर्कर्स भी होते हैं एज अ मेंबर। पर डिसाइड कौन करता है कौन होंगे, तो ये अथॉरिटीज़ डिसाइड करेगी जो अपनी अपनी लोक अदालत अपने अपने स्ट्रीम के अंदर लोक अदालत बना रही है। ठीक है। जनरली लोक अदालत जो होती है वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है, कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट जो होती हैं इस मैकेनिज्म पे काम करती है। भाई दोनों पार्टी के बीच में क्या हो, कॉम्प्रोमाइज़ हो, सेटलमेंट हो, इस पे काम करती है। ठीक है। और किस रिस्पेक्ट में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, कि भाई कोई भी केस है जो पेंडिंग है बिफोर एनी कोर्ट, हम तो बात कर चुके हैं इसकी, और कोई भी ऐसा मैटर है विच इज़ फॉलिंग विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड इज़ नॉट ब्रॉड बिफोर सच अ कोर्ट, तो वो भी मैटर क्या लोक अदालत में लाया जा सकता है। कोर्ट में कोई भी पेंडिंग है या कोर्ट के अंदर कोई भी पेंडिंग है केस, उसको लोक अदालत में जाया जा सकता है, या कोर्ट में आया ही नहीं है अभी तक, प्री लिटिगेशन स्टेज में, तो उसको भी लोक अदालत में लाया जा सकता है। इसका मतलब कि लोक अदालत कैन डील विद द नॉट ओनली द केसेस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट बट ऑल्सो विद द डिस्प्यूट एट द प्री लिटिगेशन स्टेज, ये तो हम बात कर चुके हैं। ऑलराइट, बट रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर क्या है, जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है, भाई विक्टिम है और एक्यूज है, दोनों के बीच में सेटलमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल किलिंग, मर्डर का, रेप का, है ना, ये सारे जो केसेस हैं वो नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि दोनों के बीच में सुलह नहीं की जा सकती। तो ऐसे केस जो हैं वो याद रखना लोक अदालत के जुरिस्डिक्शन के आउटसाइड देखने को मिलते हैं, यानी कि उन केसेस जो हैं उन केसेस को लोक अदालत नहीं डील करेगा। तो ऐसे केसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल मीनिंग where in those cases where the settlement cannot be occur, those cases are outside the preview of the लोक अदालत। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी बात करें हम लोक अदालत के बारे में, तो देखिए एनी केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन बी रिफर टू द लोक अदालत फॉर द सेटलमेंट। अगर कोई भी एक पार्टी है वो क्या करती है, अपील करती है, कहाँ पे, लोक अदालत में केसेस जो हैं, और केसेस जो हैं उसको सेटल करने के लिए अगर अपील की जाती है तो क्या लोक अदालत वो केस देखी। कोई भी पार्टी अगर नहीं करती है पर दोनों पार्टी कहीं ना कहीं एग्री होती है सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में, तो भी क्या है केसेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि भाई जो मैटर है वो अप्रोप्रिएट है टू बी टेकन टू द लोक अदालत, तो भी क्या है उस केसेस को हम लोग लोक अदालत में ले जाया जा सकता है। और याद रखना लोक अदालत हो गया सेल है द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड विद द सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1908। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है वही हमें पावर लोक अदालत के पास देखने को मिलती है अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908। तो याद रखना सिविल कोर्ट की पावर होती है किसके पास, लोक अदालत के पास, ना कि क्रिमिनल कोर्ट की। ठीक है। इसके अलावा वाइल ट्राइंग अ शूट हो गया इन रिस्पेक्ट हो गया द फॉलोइंग, किस किस मैटर्स के अंदर लोक अदालत काम करती है जहाँ पे उसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। पहला भाई किसी को सम्मन करना, इन्फोर्स करना द अटेंडेंस ऑफ द एनी विटनेस एग्जामिनिंग हिम, और ओथ लेना, विटनेस को प्रेजेंट करना, इन सब की पावर, इन सब के रिगार्डिंग क्या होती है सिविल कोर्ट की पावर लोक अदालत के पास होती है। डिस्कवर करना, प्रोडक्शन करना, कोई भी डॉक्यूमेंट है, रिसेप्शन और एविडेंस जो है वो एफिडेविट्स हैं, वो सारी चीज़ें क्या करना, मंगवाना, सच अदर मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब, वो वाली चीज़ें,
क्विजिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एनी कोर्ट और द ऑफिस, तो वहाँ से भी ये मंगा सकते हैं लाइक सिविल कोर्ट। ऑलराइट, इसके अलावा जो लोक अदालत होती है सेल हैव द रिक्विजिट पावर हो गया टू स्पेसिफाई इट्स ऑन प्रोसीजर्स। भाई लोक अदालत में कैसी प्रोसीजर फॉलो होगी वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। जितनी भी प्रोसीजर होती है लोक अदालत के अंदर shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of the Indian Penal Code। यानी भाई जो भी प्रोसीडिंग हो रही है वो ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल हो रही है, इसका मतलब इनका कोई मतलब ही नहीं है, कोई बैकिंग ही नहीं, वो सारी इंडियन पिनल कोड की बैकिंग के थ्रू चलती हैं। प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर ही उनको माना जाता है, ठीक है। एंड द लोक अदालत शेल बी डीम्ड टू बी एज अ सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सिविल कोर्ट की पावर भी इसको देखने को मिलती है। और याद रखना, लोक अदालत ने कोई भी ऐसा अवार्ड दिया, फैसला सुनाया, तो वो क्या होता है, फैसला फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है दोनों पार्टी पे। और इनकी जो फैसला है, इसके ऊपर जो अपील है वो किसी भी कोर्ट के अंदर नहीं की जाती। यानी लोक अदालत ने जो जजमेंट दे दिया वो फाइनल है, किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ जो है वो उनके जजमेंट के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि सेटलमेंट वाला ही पावर है इनके पास। तो सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब ख़त्म। अब वही चीज़ें अगर सोचो, सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जजमेंट दे दिया लोक अदालत ने, अब वापस से अपील अगर जुडिक्शन होगा, यानी कि अपील हाई कोर्ट में करो, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो मतलब ही क्या रहेगा। इसीलिए क्या होते हैं, एक तो इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, और सिविल के केसेस का अगर इन्होंने जजमेंट दिया तो वो क्या होता है, फाइनल होता है। अपील जो है लोक अदालत जो है उसके खिलाफ नहीं की जा सकती है। ऑलराइट, देखिए इसके अलावा अगर हम लोक अदालत के कुछ टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लोक अदालत। नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत एंड द परमानेंट लोक अदालत देखने को हमें मिलती है, ठीक है। नेशनल लोक अदालत की बात करें या स्टेट की बात करें या परमानेंट लोक अदालत की बात करें, तो देखिए सबसे पहले अगर हम नेशनल लोक अदालत की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, ये लोक अदालत जो हैं वो हेल्ड की जाती है एक रेगुलर इंटरवल पे, वेयर ऑन अ सिंगल डे लोक अदालत आर द हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर थ्रू आउट द कंट्री ये लोक अदालत जो है हेल्ड करती है, और एक स्पेसिफिक इंटरवल पे हमको ये देखने को मिलता है। इन ऑल द कोर्ट्स राइट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टिल द तालुका लेवल, वेयर इन द केस आर द डिस्पोज ऑफ इन अ ह्यूज नंबर। जहाँ पे भी ह्यूज नंबर में केसेस को डिस्पोज करने की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे क्या होती है, रेगुलर इंटरवल पे ये नेशनल लोक अदालत जो है वो सम्मन की जाती है। फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स बात करें हम, तो ये जो नेशनल लोक अदालत है आर बीइंग हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर एवरी मंथ। 2015 से जो नेशनल लोक अदालत है वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे एवरी मंथ हेल्ड की जाती है। तो 2015 के अंदर ये छोटे चेंजेस भी किए गए थे जो हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं स्टेट लेवल की लोक अदालत की या फिर स्टेट लोक अदालत की, तो स्टेट लोक अदालत जो है इसको हम रेगुलर लोक अदालत भी कहते हैं। इसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 टाइप है इसके स्टेट लोक अदालत के, जो कि फर्स्ट कंटिन्यूस लोक अदालत। ये अदालत क्या होती है, इसकी जो बेंच है, बैठने की जो जजेस की बेंच है वो कंटिन्यूस देखने को मिलती है हमको, इसीलिए इसको कंटिन्यूस लोक अदालत भी कहा जाता है। डेली लोक अदालत देखने को मिलती है, ये एक टाइप ऑफ लोक अदालत है जो ऑर्गेनाइज की जाती है डेली बेसिस पे, इसीलिए इसे डेली लोक अदालत भी कहते हैं। एक मोबाइल लोक अदालत देखने को मिलती है। ये अदालत जो है वो क्या की जाती है, हमको मल्टीपल यूटिलिटी के वैन जो हैं उसके अंदर कुछ जजेस बैठते हैं और अलग अलग लोकेशन पे वो घूमते हैं और क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करते हैं मोबाइल वे में, इसीलिए इसको मोबाइल लोक अदालत भी कहा जाता है। इसके अलावा मेगा लोक अदालत देखने को मिलती है हमको। ये ऑर्गेनाइज की जाती है इन द स्टेट ऑन अ सिंगल डे इन ऑल द कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो ये मेगा लोक अदालत भी देखने को मिलती है। तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए स्टेट लोक अदालत को फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें, परमानेंट लोक अदालत देखेंगे हम लोग सेपरेटली। अभी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, लोक अदालत के बेनिफिट हैं क्या, तो भाई देखिए लोक अदालत की बेनिफिट्स क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि भाई इस लोक अदालत के बेनिफिट में सबसे पहले आता है कि कोर्ट फ़ी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर कोर्ट फ़ी आपने भर भी दी और फिर केस आप लोक अदालत में ले गए तो फिर क्या होता है, आपकी फ़ी जो है वो पेंडिंग वापस से रिटर्न की जाती है। इसके अलावा जो जस्टिस देखने को मिलता है हमें थ्रू द लोक अदालत, वो फ्लेक्सिबल होता है, स्पीडी होता है, कोई इसमें स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसीजरल लॉ जैसे कि सिविल प्रोसीजरल कोड है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे जो पार्टीज़ होती है, जो डिस्प्यूट में होती है, उनके बीच में क्या किया जा सकता है, और वो जो है वो क्या, एक तो सेटलमेंट किया जाता है और वो जो है वो डायरेक्ट जज के साथ में ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो रेगुलर कोर्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। रेगुलर कोर्ट में लॉयर के थ्रू क्या है, केस लड़ा जाता है, और लोक अदालत का जो जजमेंट होता है वो बाइंडिंग होता है, अपील उसकी नहीं की जा सकती, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसीलिए क्या है, अब इसी को देखते हुए बेनिफिट्स के तौर पे, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बेनिफिट बताया, लॉ कमीशन ने भी क्या किया था,
लोक अदालत के कुछ बेनिफिट बताए थे, जो क्या थे, मोर और लेस यही थे। लेस एक्सपेंसिव है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फ्री फ्रॉम द टेक्निकलिटीज़ से है, फ्री देखने को मिलती है, और यहाँ पे नो लूजिंग और द विनिंग साइड देखने को मिलती है, यानी कि सेटलमेंट होता है तो ना कोई हारता है और ना कोई जीतता है। तो ये कुछ बेनिफिट देखने को मिलते हैं हमको किसके, लोक अदालत के। ऑलराइट, तो दो टाइप्स तो हमने पढ़े, नेशनल लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत। अब हम बात करते हैं परमानेंट लोक अदालत की, वो एक्चुअल में होती क्या है। देखिए, परमानेंट लोक अदालत की जब हम बात करते हैं तो जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट था, जो हमने फर्स्ट टॉपिक में बात की थी 1987 का, उसको अमेंड किया जाता है 2002 में। किस लिए, टू एस्टेब्लाइज द परमानेंट लोक अदालत टू डील विद द केसेस पर्टेनिंग टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के जो केसेस होते हैं उसके लिए लोक अदालत जो है वो एस्टेब्लाइज की गई थी। कब, 2002 में। किसके थ्रू, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 का था, उसको अमेंड करके ये अदालत बनाई गई थी। किस लिए, तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसे कि वाटर सप्लाई है, रोड है, पोस्टल सर्विसेज है, टेलीग्राफ है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनके जितने भी केस होते हैं ना उनको ये कोर्ट क्या करती है, ऑन द स्पॉट सुन लेती है। ठीक है, इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर एक चेयरमैन देखने को मिलते हैं, जो कि जनरली क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। इसके अलावा 2 अदर मेंबर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस होता है इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का। तो ये इसके कंपोजिशन देखने को मिलते हैं। और ये जो परमानेंट लोक अदालत है वो अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करती है इन रिस्पेक्ट टू द वन और द मोर पब्लिक यूटिलिटी। पब्लिक यूटिलिटी कौन कौन सी होती है, तो भाई सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऑफ द पैसेंजर की हो, गुड्स की हो, रोड के थ्रू सर्विसेज जा रही हो, वाटर सप्लाई हो, पोस्टल सर्विसेज हो, टेलीग्राफ्स हो, सप्लाई ऑफ पावर हो, लाइट हो, वाटर हो, पब्लिक यूटिलिटी, ये सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ के क्या होते हैं, केसेस होते हैं, जो कौन सुनता है, परमानेंट लोक अदालत सुनती है। इसके अलावा कुछ पेक्यूनरी केसेस होते हैं जिसके अंदर 10 लाख तक का अमाउंट इन्वॉल्व होता है। वो सारे केसेस जो हैं, जो ऐसी पेक्यूनरी सर्विसेज जिसमें 10 लाख तक का क्या होता है, अमाउंट इन्वॉल्व होता है, वो भी केसेस कौन सुनता है, परमानेंट लोक अदालत। बट याद रखना 2015 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको अमेंड किया था और जो ये लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके अप टू 1 करोड़ कर दिया था। इसका मतलब कोई भी ऐसी यूटिलिटी है जिसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ तक की है तो कौन सुनेगा वो केस, परमानेंट लोक अदालत सुनेगी। ऑलराइट, इसके अलावा याद रखना परमानेंट लोक अदालत हैं उसको नॉन कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो वाले उसके जुरिडिक्शन से आउटसाइड देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी ऐसे ऑफेंसेस जिसमें 2 पार्टीज, विक्टिम्स है और एक्यूज़ है, दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं किया जा सकता, मर्डर है, रेप हो गया, तो ऐसे केसेस जो हैं वो लोक अदालत में या परमानेंट लोक अदालत में सुने नहीं जा सकते। हमने देखा था ये केसेस लोक अदालत में भी अलाउ नहीं है। और इसके अंदर क्या है, नो पार्टी हो गया टू दैट एप्लीकेशन शैल इन्वॉक द जुडिक्शंस ऑफ द एनी कोर्ट इन द सेम डिस्प्यूट। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि एवरी अवार्ड मेड बाय द परमानेंट लोक अदालत शैल बी फाइनल एंड द बाइंडिंग देखने को मिलता है। एंड ऑल द पार्टीज हो गया, देयर ऑफ हो गया, एंड शैल बी बाय अ मेजोरिटी ऑफ द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द परमानेंट लोक अदालत। तो भाई परमानेंट लोक अदालत का भी जजमेंट जो होता है जस्ट लाइक द लोक अदालत फाइनल होता है और बाइंडिंग हमें देखने को मिलता है। तो ये है परमानेंट लोक अदालत, जो है कि लोक अदालत का ही एक टाइप देखने को मिलती है अमंग द 3 टाइप्स। ऑलराइट, इसके बाद देखिए एक कोर्ट है हमारी, फैमिली कोर्ट्स देखने को मिलती है। ये फैमिली कोर्ट है क्या, तो भाई सीधी से नाम से पता पड़ रहा है, फैमिली के जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट बनाई जाती है। ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी यानी कि फैमिली कोर्ट एक्ट है 1984 का, जिसके थ्रू क्या है ये फैमिली कोर्ट बनाई जाती है। किसके लिए, भाई फैमिली के इशू हैं उनको कंसिलिएशन मीडिएशन के थ्रू स्पीडी वे में क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए फैमिली कोर्ट बनाई थी थ्रू द फैमिली कोर्ट एक्ट ऑफ 1984। रीज़न क्या था इसको बनाने का, तो बहुत सारे रीज़न दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जब ये एक्ट लाए गए थे उन्होंने बोला था कि भाई बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है, वुमेंस के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने भी क्या टाइम टू टाइम मांग की थी कि भाई एक फैमिली कोर्ट होनी चाहिए जो क्या करे, कंसिलिएशन मीडिएशन पे काम करे और फैमिली के डिस्प्यूट को इजीली रिजॉल्व करे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या ये एक्ट लेके आई। लॉ कमीशन ने भी बोला था उसकी 59th रिपोर्ट के अंदर, जो कि 1974 में आई थी, कि आपको कोई ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो फैमिली के डिस्प्यूट है उसको क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके ईजी मैनर में। ठीक है, और याद रखना द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर अमेंड किया गया 1976 के अंदर टू प्रोवाइड फॉर द स्पेशल प्रोसीजर टू बी अडोप्टेड वाइल डीलिंग विद द फैमिली मैटर्स। बट ऐसा कुछ हमें ग्राउंड लेवल पे अभी भी रियलिटी देखने को नहीं मिलती है। फैमिली मैटर में भी जनरल प्रोसीडिंग ही देखने को मिलती है, बट फैमिली कोड जो है वो 1984 में बनाई गई थी, हमें पता होना चाहिए एक्ट के थ्रू। तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बोले फैमिली कोर्ट का तो क्या है, एक स्पेशलाइज कोर्ट बनाना जो एक्सक्लूसिवली डील करे फैमिली मैटर से, उसके अंदर एक्सपर्टीज़ हो,
जो क्या करें, नेसेसरी एक्सपर्टीज़ हो फैमिली केसेस जो हैं उनको डील करने वालों के लिए। इसके अलावा टू प्रोवाइड एन इनएक्सपेंसिव रेमेडीज़ प्रोवाइड करने के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी हो गया इन द इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो है फैमिली कोर्ट वगैरह एस्टेब्लाइज की जाती है। कुछ फीचर्स की बात करें हम फैमिली कोर्ट के, तो क्या देखने को मिलते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट क्या करती है, फैमिली कोर्ट जो है वो एस्टेब्लाइज करती है। और याद रखना एवरी सिटी के अंदर ये ऑब्लिगेशन है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई कोई भी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन है उससे ज़्यादा है, तो उन सिटीज़ के अंदर क्या होनी चाहिए, फैमिली कोर्ट होनी चाहिए। और ये इनेबल करता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप द फैमिली कोर्ट इन द अदर एरिया ऑल्सो, अगर उसे सही लगता है अदर एरिया में भी बना सकती है। बाकी सिटी जिसमें 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है उनके लिए तो बनाना ही है। इसके अलावा किन किन ऐसे कौन कौन से ऐसे फैमिली मैटर है जिसके अंदर ये फैमिली कोर्ट जो है वो हम बोल सकते हैं मीडिएशन वगैरह करवाती है, वो मैट्रिमोनियल रिलीफ है, जैसे कि मैरिज का केस है, जुडिशल सेपरेशन है, डाइवोर्स देखने को मिलता है, बहुत सारे राइट टू कस्टडी है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्पाउस के केसेस देखने को मिलते हैं, गार्जियनशिप ऑफ द कस्टडी, माइनर की कस्टडी से रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये सारे केसेस जो हैं वो फैमिली से रिलेटेड क्या होती है, फैमिली कोर्ट सुनती है। और याद रखना कि फैमिली कोर्ट जो है उसके जजमेंट को 1 टाइम अपील किया जा सकता है बिफोर द हाई कोर्ट। तो भाई लोक अदालत जो है उसके जजमेंट को कहीं भी अपील नहीं किया जा सकता, बट फैमिली कोर्ट जो है उसके जजमेंट को अपील किया जा सकता है किसके सामने, हाई कोर्ट के सामने। तो ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए, रिमेंबर दिस थिंग्स, ऑलराइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इनके जजमेंट को हाई कोर्ट के सामने क्या किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यहीं तक रखते हैं हम लोग आज का लेक्चर। कुछ टॉपिक्स है छोटे छोटे जैसे कि ग्राम न्यायालय है, इसके अलावा हमें कॉमर्स कोड देखने को मिलते हैं, छोटे से टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।